हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हमारा ये जो इकोनॉमी दिस वीक का सेशन है, दैट इज 5th ऑफ मई से लेकर 11th ऑफ मई के बीच में, इसमें हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, वो है आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रिगार्डिंग। दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बच्चों को काफी दिक्कत देता है। बेसिकली डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये वो टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफर्टेबल नहीं होते नॉर्मली स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ। तो हम उसको आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डेरिवेटिव्स का। प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा डेरिवेटिव्स के बारे में। देखो, ये जो वर्ड है ना डेरिवेटिव, ये वर्ड आया है डिराइव से। डिराइव से ये वर्ड आया है, ठीक है, डिराइव से वर्ड आया है। बेसिकली पता क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव होती है। किससे डिराइव होती है वैल्यू? फ्रॉम देयर अंडरलाइंग एसेट। उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या लिखा है, अंडरलाइंग एसेट क्या है, वैल्यू ड्राइव क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। बट कोई घबराने की बात नहीं, हम एक एक टर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करना, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मेरा फेवरेट करेक्टर, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, लेट अस से एक करेक्टर है यहाँ वैभव, ठीक है। एक मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा करेक्टर, मान लेते हैं इसका नाम हमने प्रिया रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से पता क्या होता है इन दोनों के बीच में, यहां पर ना एक कोई मान लेते हैं, मैं अभी फिलहाल कमोडिटी का एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात कर लेते हैं, मान लो हम चावल की ही बात कर लेते हैं, राइस। अब हो सकता है कि आज 1 किलो चावल का दाम हो 10 रुपए, ठीक है, ₹10 पर केजी, मान लीजिए आज दाम है आपके चावल का। अब ये जो वैभव है, ये है एक किसान, फार्मर, ठीक है, और प्रिया को चावल चाहिए अपनी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको यहाँ पे चावल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके ओके, इस तरह से है। अब आज पता क्या है, आज वैभव के पास चावल नहीं है, पर उसने चावल लगा रखे हैं अपने खेत के अंदर। अब लेट अस से इसके पास 2 महीने बाद चावल आ जाएंगे, मतलब 2 महीने बाद ये चावल को हार्वेस्ट करेगा। एंड प्रिया को भी चावल 2 महीने बाद ही चाहिए। जैसे मान लेते हैं आज का जो डेट है, मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे आज डेट है हमारी 11 मई, ठीक है। अब 11 मई के दिन ना जो चावल का दाम है वो 10 रुपए किलो है, पर वैभव के पास आज चावल नहीं है। वैभव के पास चावल कब आएंगे? 2 महीने बाद, यानी कि 11 जून, 11 जुलाई, 11 जुलाई का आएगा, ठीक है। तो 11 जुलाई को वैभव के पास चावल आ जाएंगे, एंड 11 जुलाई को प्रिया को चावल की रिक्वायरमेंट है अपनी इंडस्ट्री के लिए। अब वैभव को पता क्या डर है? वैभव को डर ये है कि भाई आज तो चावल का दाम 10 रुपए किलो है, अगर 11 जुलाई को मान लो चावल का दाम 5 रुपए किलो रह गया तो इसको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ही कम दाम में इसको फिर चावल बेचना पड़ेगा, है कि नहीं। ऑन द अदर हैंड प्रिया को भी एक डर है। प्रिया को किस बात का डर है? प्रिया को इस बात का डर है कि आज तो चावल का दाम 10 रुपए किलो है, पर आज चावल नहीं चाहिए इनको, इनको भी 11 जुलाई को चावल चाहिए। इनको ये डर है कि आगे जाके चावल का दाम बढ़ ना जाए कहीं, मान लो कल को 2 महीने, कल को मतलब 2 महीने बाद ऐसा ना हो कि चावल 15 रुपए किलो हो जाए। तो इनको यहाँ पे डर ये है चावल का दाम बढ़ ना जाए, इनको ये डर है कि यहाँ पे चावल का दाम कहीं कम ना हो जाए। तो दोनों को थोड़ा रिस्क फेस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या ऐसे केस में ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं? एक आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेसिकली ये क्या हुआ, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये वैल्यू अपनी कहां से डिराइव कर रहा है? सर, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये चावल से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है। तो क्या मैं इसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, क्या मैं डेरिवेटिव नहीं बोल सकता? आंसर इज यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। डेरिवेटिव ऐसी चीज होती है जो अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू को डिराइव करती है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया कि भाई 11 जुलाई को 1 किलो चावल वैभव देगा
प्रिया को कितने रेट के ऊपर, 10 रुपए के ऊपर। तो ये जो आपस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसके माध्यम से इन्होंने आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इसी को हम बोल देते हैं क्या, डेरिवेटिव। इसी को हम बोल देते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने एक अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू ड्राइव की। दिस इज नोन एज अ डेरिवेटिव। ये बेसिक आइडिया था। अब जो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य तौर पे 4 तरह के होते हैं। एक होता है आपका फॉरवर्ड, एक होता है आपका फ्यूचर, एक होता है आपका ऑप्शन, एंड चौथा आपको स्वैप देखने को मिल जाएगा। चौथा आपको स्वैप देखने को मिल जाएगा। अब देखो स्वैप तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, करंट अफेयर्स में वैसे भी आता रहता है। बाकी तीनों के बारे में थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। एक्चुअल में मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिया ना, ये दरअसल में एक फॉरवर्ड का ही एग्जांपल था। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो यहां पर आप लोगों का कुछ टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करनी होंगी। जैसे आपने नोटिस किया था, या इधर आते हैं, जैसे आपने नोटिस किया था कि आज के दिन चावल का कितना रेट है, व्हाट इज द प्राइस टुडे, व्हाट इज द प्राइस टुडे। सर आज 10 रुपए चावल का रेट है। इसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, जो कि आज आपका दाम आज के दिन है। आज के दिन कितना दाम था, आज के दिन था आपका 10 रुपए किलो। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। उसी तरह से आज के दिन तो 10 रुपए है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट में कितने का कर रहे हैं, सर कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम ही दाम है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला दाम होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूचर प्राइस। ठीक है, ये होता है फ्यूचर प्राइस, जो हमें यहाँ पे जिस पर्टिकुलर रेट के ऊपर हम यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं। एंड एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, यहां पर ना ये तो आज की तारीख है 11 मई, ये 11 जुलाई क्या है, इस दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो दरअसल में ये जो 11 जुलाई हुई इसको हम लोग सेटलमेंट डेट बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल देंगे क्या, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट इस केस में क्या आएगी, एक्सपायरी डेट आएगी 11 जुलाई। 11 जुलाई को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर कर जाएगा, इसीलिए सेटलमेंट कब होगा, 11 जुलाई वाले दिन के ऊपर। और फ्यूचर प्राइस क्या होगा, 11 जुलाई जिस दिन सेटलमेंट डेट था, सेटलमेंट डेट का क्या प्राइस इन्होंने तय किया हुआ है कि सेटलमेंट डेट के ऊपर क्या प्राइस पे हम सेटलमेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं हम फ्यूचर प्राइस। ठीक है, दो टर्म्स आपको और पता होनी चाहिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज और एक होता है आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये दो टर्म्स आप अंडरस्टैंड करना, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब क्या, क्या इन्होंने बस 1 किलो चावल प्रॉमिस किया है कि वैभव 11 जुलाई को प्रिया को 1 किलो चावल दे देगा, नो। उसने हो सकता है प्रॉमिस किया हो कि 100 किलो चावल का। तो अगर वो 100 किलो चावल उसने प्रॉमिस किया हुआ है, तो ये जो 100 केजी है ये बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज। और अगर कोई आपसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने की होगी, तो वो वैल्यू कैसे आएगी, आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है मल्टीप्लाइड बाय जो आपका फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, कि कितने किलो चावल आपने बेचने हैं, मतलब एक तरह सेटल करने हैं, एंड उनका टोटल प्राइस कितना है, फ्यूचर प्राइस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ओके, ये तो बात चलो समझ आई, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी फॉरवर्ड्स के रिगार्डिंग। पर आपको ना अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, वो ये है, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था वैभव और प्रिया के बीच में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट थी, यहां पर कोई इनके बीच में है, आंसर इज नो। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, देयर इज नो पार्टी इन्वॉल्व इन बिटवीन। कहने का मतलब क्या ये किसी स्टॉक मार्केट के ऊपर हो रहा है, नहीं, इन्होंने आपस में डील कर लिया, आपस में डील कर लिया, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी है कि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे चीज कर रहे हो, नहीं, आपस में करा। तो एक्चुअली में पता क्या होता है, फॉरवर्ड के केस में, फॉरवर्ड के केस में जो मैं फॉरवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये क्या डेरिवेटिव है ना, तो फॉरवर्ड के केस में यहां पर आप नोटिस कर पाओगे एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के आपस के बीच का ही मसला है, इसमें कोई एक्सचेंज थोड़ी है बीच में। और साथ ही साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ओवर द टॉप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, नॉट ओवर द टॉप, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सचेंज के ऊपर नहीं हो रहे, और क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क रहता है। क्या रहता है आपका, काउंटर पार्टी रिस्क।
व्हाट डू मीन बाय काउंटर पार्टी रिस्क? काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब होता है कि कल को लेट अस से मान लेते हैं, मान लो कल को ऐसा हो गया कि 1 किलो चावल 15 रुपए किलो हो गए, मतलब कल को मतलब 11 जुलाई को मान लो 1 किलो चावल 15 रुपए किलो बिकने लग गए, तो वैभव क्या करेगा? वैभव करेगा यार मैं क्यों बेचूं प्रिया को, मैं एक काम करता हूँ मार्केट में जाके बेच देता हूँ। तो कल को वैभव मुकर सकता है इससे। ऑन द अदर हैंड मान लो कल को 5 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं 11 जुलाई वाली डेट के ऊपर, तो प्रिया सोचेगी क्यों यार वैभव से क्यों खरीदने, मार्केट से ही खरीद लो 5 रुपए किलो के हिसाब से। तो यहां पर ना बीच में क्यों एक्सचेंज नहीं थी, तो यहां पर ना काउंटर पार्टी रिस्क का खतरा यहां पे रहता है कि सामने वाली पार्टी मुकर सकती है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि फॉरवर्ड के अंदर एक जो समस्या हमें देखने को मिलती है वो मिलती है आपको काउंटर पार्टी रिस्क की। ठीक है, ये होता है आपका ओवर द काउंटर यहाँ पे डेरिवेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो फॉरवर्ड होता है वो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कस्टमाइज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये बात हुई फॉरवर्ड की। मुझे पता है कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, नहीं, फॉरवर्ड और फ्यूचर में अंतर होता है। लेट मी टेल यू द डिफरेंस नाउ। फॉरवर्ड और फ्यूचर में यही अंतर है कि अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, फ्यूचर की, फ्यूचर इज सेम एज फॉरवर्ड, बस फर्क पता क्या होता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टैंडर्डाइज्ड होता है। समझाता हूं क्या मतलब है। यहां पर होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड लास्ट पॉइंट इज कि यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। ठीक है, नो काउंटर पार्टी रिस्क कहने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड में केस में ना दोनों ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, कोई बीच में कोई और नहीं आया था, इसीलिए काउंटर पार्टी रिस्क भी था। पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, यहां पर कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये स्टैंडर्डाइज होता है। यहाँ एक्सचेंज होती है आपके बीच में, वो एक्सचेंज के ऊपर क्या होगा, आपके वैभव को भी कुछ प्रीमियम पे करना होगा, आपके प्रिया को भी कुछ प्रीमियम पे करना होगा, तो तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कल को वो वहां पे उस चीज से मुकरने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो पैसा पेमेंट था वो खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ना यहाँ पे आपका काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर बीच में एक्सचेंज आ चुकी है, उसने वहां पे सारी चीजें इंश्योर कर दी और वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। काम वैसा ही है जैसा आपका फॉरवर्ड का था, बस यहाँ पे तरीका क्या है कि यहाँ पे आपके बीच में एक्सचेंज आ चुकी है, तो दैट इज वाई द सिस्टम इज अ बिट डिफरेंट, और ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे के सारे पॉइंटर्स आपके बिल्कुल सेम ही हैं जैसा हमने फॉरवर्ड में डिस्कस किया। अब जब मैं बात करता हूं तीसरी चीज की, जब हम बात करते हैं ऑप्शन की, ऑप्शन में क्या होता है, यहां पर ना दो चीजें होती हैं एक्चुअल में ना, जैसे ऑप्शन बायर है, ठीक है ना, उसके पास राइट होता है, राइट होता है, मान लो जो ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं, बट नॉट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं होता, राइट होता है किस चीज का, इधर टू बाय और सेल, अगर आपने यहां पे ऑप्शन को बाय किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बायर को अगर आपने ऑप्शन खरीदा हुआ है ना, यहां पे आपके पास राइट होता है या तो बाय करने का या फिर आपको सेल करने का एट अ प्राइस बिफोर द डेडलाइन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इक्विटी मार्केट्स होती हैं, वहां पर भी आप यहाँ पे इस चीज को कर सकते हो, जैसे आप लोग निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो, आपकी बैंक निफ्टी हो गया, वो सारी चीजें। तो वहां पर मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन खरीदा है ना, आपने कोई चीज खरीद रखी है, तो आप लेट अस से आप आपने ना बाय कर रखा है, बाय का मतलब यहाँ पे आपका कॉल आपने लेट से बाय कर रहा है, कॉल बाय का मतलब होता है कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो वहां पर आपके पास एक राइट है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसका आपने करना ही करना है, आपके पास राइट है उस चीज को बाय करने का या उसको सेल करने का, ये होता है आपका ऑप्शन बायर। ऑप्शन में ही हम डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं इस चीज को, क्योंकि यहां पर भी जो वैल्यू डिराइव हो रही है वो किसी अंडरलाइंग एसेट से हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, स्टॉक मार्केट के जो आपके होते हैं उनसे वैल्यू डिराइव हो रही है, तो सेम चीज यहां पर भी है, यहां पर भी ये डेरिवेटिव बन गया। एंड लास्ट चीज, मैंने आपको स्वैप्स तो कई बार आपके साथ डिस्कस कर रखा है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने भी या फिर दूसरे कंपनीज भी कई बार जैसे करेंसी स्वैप करती हैं, ठीक है ना, या फिर फॉरेक्स स्वैप हो गया। ये पता क्या तरीके होते हैं, यहां पर आप अपने रिस्क को एक तरह से कम करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डर लगा हुआ है कि पता नहीं एक्सचेंज रेट की वजह से आपको कुछ नुकसान ना हो जाए या आपकी बोरिंग कॉस्ट ना बढ़ जाए, तो बोरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए या और इस तरह की समस्याओं को कम करने के लिए आप दूसरे देश के साथ कई बार इन्वॉल्व होके वहां पे करेंसी स्वैप करने की कोशिश कर सकते हो।
तो स्वैप के माध्यम से ये बेनिफिट होता है। यहां पर ये क्यों डेरिवेटिव हुआ? ये इसलिए डेरिवेटिव हुआ क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू कहां से आई भाई? वो करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आई ना, तो इस तरह से ये भी आपका डेरिवेटिव हुआ। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, आपके स्वैप्स, आपके फॉरवर्ड्स, इनके बारे में सबको पता होना चाहिए था। खासकर ये जो मैंने आपको पॉइंटर्स लिखवाए, ये आई होप आपको सबको समझ आ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है इन टॉपिक्स को समझने के लिए, आई होप उनको एक आइडिया लगा होगा। पिछले कुछ टाइम में यूपीएससी में काफी, मतलब नॉट इन यूपीएससी बट इन जनरल न्यूज में ये चीजें काफी बनी हुई थी। रीजन इसका यही है कि बहुत सारे लोगों ने अपना काफी सारा पैसा गवाया है इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसकी ट्रेडिंग करते हुए, एंड दैट इज वाई ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। आई होप आपको इनका एक आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस की, तो मैंने लास्ट वीक आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। एक बार मैं उनको यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैंने पूछा था कि अगर मान लीजिए हम स्टील को सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर वुडन प्लॉ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, किस चीज का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा? देखो यहाँ पर ना आपको एक वर्ड पता होना चाहिए। जैसे एक वर्ड होता है ऑगमेंटिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ऑगमेंटिंग? जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने लेबर ऑगमेंटिंग सुना होगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाती है, वो लेबर ऑगमेंटिंग होती है। इस तरह से कोई चीज आपकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, वो कैपिटल ऑगमेंटिंग होगा। तो अगर आप मान लीजिए वुडन की प्लॉ की जगह आप स्टील को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बेहतर बन रही है। तो दरअसल में इसको हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस एज कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखा है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लो। लेबर ऑगमेंटिंग क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोगों के स्किल्स, आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी, उसको बेहतर करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने लोगों को ये बता दिया कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, तो क्या होगा इससे? इससे कहीं ना कहीं उनकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ किया, मान लीजिए एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स को हमने उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर करी, जैसे वुड को स्टील से रिप्लेस कर दिया, इससे आपकी प्लॉ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होगी। तो ये क्या होगा? ये आपका कैपिटल ऑगमेंटिंग होगा। ठीक है, तो कैपिटल ऑगमेंटिंग में क्या होगा? कैपिटल के अंदर हम इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो इसी वजह से जो पीछे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था यहाँ पे सीड विलेज कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप अंडरस्टैंड करना एक बार। सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता क्या होता है? इसको अंडरस्टैंड करना। मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव को हम सीड विलेज तब बोलेंगे अगर उसमें बहुत सारे ऐसे फार्मर्स को हमने ट्रेनिंग दे रखी है कि वो सीड्स खुद प्रोड्यूस करें। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद पूरा कर पाए, अपने साथी जो किसान हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, राइट। एंड एट द सेम टाइम आसपास के गांव को सही प्राइस के अंदर वो सीड्स प्रोवाइड भी कर पाए। यानी कि कहने का मतलब पता क्या है? एक सीड विलेज में अंदर जो आपके किसान होते हैं, उनके सीड बनाने की उनकी क्षमता होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसके रिगार्डिंग। खुद के लिए तो सीड्स बनाते हैं, आसपास के जो दोस्त के और बाकी जो साथ वाले किसान हैं उनके लिए भी, और बाकी जो आसपास के गांव हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो सीड बेस्ड कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आप किसानों को इन्वॉल्व करते हो क्वालिटी सीड्स के प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो भी चीजों में अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि अगर आप फार्मर्स को इन्वॉल्व करोगे ताकि क्वालिटी सीड्स आपके अवेलेबल हो पाए, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, राइट दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के टॉपिक्स एंड जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इनका भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।